अगर नहीं चाहिएगा तो तुम ही लोग पिटोगे, जान लेना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। एक बार सब लोग बता देंगे कैसे हैं आप लोग, बताइए सही है ना। चलो, पिछली क्लासों में हमने देख लिया कहाँ तक, कहाँ तक देखा हमने। अरे शिशुनाग वंश तक हमने खत्म कर दिया। आज क्या पढ़ेंगे, नंदवंश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नंदवंश। तो सभी लोग हेडिंग क्या बना लेंगे, नंदवंश। हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग, तो नंदवंश। क्या बनाएंगे, नंदवंश। हाँ भैया, नंदवंश। और कल हमने आपको बताया था कि नंदवंश की जो समयावधि है, नंदवंश कब से कब तक रहता है, बताना। नंदवंश आप लोग बताएंगे कब से कब तक रहता है। कल हमने बताया था आप लोगों को, कल हमने नहीं बताया। हमने कहा भैया 412। अच्छा, जो इसके पहले शिशुनाग वंश था, जो कौन सा था, शिशुनाग वंश था, वो कब से कब था, एक बार बताना। 412 से 344 तक था ना, 412 से 344 तक था। तो अब 344 से अब ये कब तक आएगा, अब ये 344 से आएगा, उसके आगे से कौन सा, अरे गधा, जैसे नंदवंश इसके पहले की कहानी हमने आपको बताई है ना, कब तक बताई, 344 तक बताई। तो अब 344 से ये शुरू हो जाएगा, कौन सा, नंदवंश। 344 शुरू होगा, जाएगा कितना, 323 तक। कितना जाएगा, 323 तक जाएगा। 323 क्या, बीसी। जरा निकाल के बताना इसका अंतर कितना आ रहा है, कितने सालों तक शासन रहा है इसका। ये क्या है, इसकी समयावधि है। अगर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, समयावधि। तो लगभग आप देख पाओगे 20 से 21, 20 से 21, ठीक है। तो लगभग आप अगर इसका अंतर देख पाओगे तो आपको मिलेगा लगभग 20 से 21 के आसपास, ठीक है। 20 से 21 वर्ष तक क्या हुआ, 20 से 21 वर्ष तक कौन रहा भैया, इस पे नंदवंश। किस पे रहा, मगध पे। मगध पे जो अगला वंश कौन सा है, नंदवंश। और लगभग देख पाएंगे आप 20 से 21 वर्ष तक नंदवंश शासन करेगा। थोड़ा सा टाइम पीरियड इसका कम है। इसी में कौन आएगा, महापद्म नंद और घनानंद, दोनों मिलकर क्या करते हैं, 21 वर्ष तक शासन करते हैं। चलो, हमने कहा भैया नंदवंश की स्थापना कब होगी, महापद्म नंद किसकी हत्या करेगा, नंदीवर्धन की हत्या करेगा। और नंदीवर्धन कौन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन, उसको मारेगा कौन, महापद्म नंद, चाकू मार के उसकी हत्या कर देगा। और स्थापना किसकी करेगा, नंदवंश की स्थापना करेगा। तो जो आपसे कहे भैया नंदवंश के संस्थापक कौन है, तो क्या बताओगे, महापद्म नंद। कौन है, महापद्म नंद, महापद्म नंद, महापद्म नंद। देखो सर जी, हाँ क्या हो गया सर जी, जैसे मतलब महापद्म नंद बाजार में मारे थे, हाँ, तो सर जी ये क्यों राजा बने, उनके बेटे बने? अरे महापद्म नंद उसमें क्या था, एक शक्तिशाली व्यक्ति था और उसने क्या किया, राजा को मार दिया। प्रजा खुद ही कांपने लगी। जैसे कहते हैं ना, अगर युद्ध में राजा मारा गया तो प्रजा क्या करती है, सरेंडर कर देती है भैया, कि हम आपकी तरफ आ जा रहे हैं, हमको मत मारिए, ठीक है। अब राजा को किसने मार दिया, नंदीवर्धन को किसने मार दिया, महापद्म नंद ने मार दिया। तो हम देखेंगे आप महापद्म नंद के बारे में थोड़ा सा। अगर आपसे कहे भैया महापद्म नंद का अन्य नाम क्या है, देखो महापद्म नंद का आपसे अन्य नाम कह सकता है, या फिर इसकी आप उपाधि, या फिर क्या कह सकते हैं, इसकी उपाधि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप, उपाधि कह सकते हैं, या फिर अन्य नाम से आप इसको जान सकते हैं। देखो क्या क्या नाम मिलते हैं इसके, देख लेते हैं क्या क्या नाम है इसके। तो भैया इसको कहते हैं क्या, उग्रसेन। क्या नाम है इसका भैया, उग्रसेन। अन्य नाम क्या मिलता है, या अन्य उपाधि क्या है, उग्रसेन। और भैया इसका नाम क्या होता है, सर्वछत्रांतक। क्या होता है, सर्वछत्रांतक। अभी मैं बताऊंगा पार्टिकुलर इसका मतलब क्या होता है, सर्वछत्रांतक, सर्वछत्रांतक। और क्या मिलता है इसका नाम भैया, एकराट। क्या मिलता है, एकराट, एकराट। और इसका अन्य नाम क्या होता है, भार्गव। क्या होता है, भार्गव। देखो इसका भैया अन्य नाम क्या होता है, क्या है, क्या क्या है, उग्रसेन, सर्वछत्रांतक, और क्या नाम है, एकराट, और क्या नाम है, भार्गव। थोड़ा इसका मतलब समझते हैं। उग्रसेन का मतलब होता है भैया बड़ी सेना रखने वाला, या फिर उग्र सेना रखने वाला, ठीक है। इसके पास जो सेना थी भैया बहुत मजबूत सेना है, किसके पास, महापद्म नंद के पास। और महापद्म नंद नंदवंश का सबसे शक्तिशाली शासक है, कौन, महापद्म नंद। इसका नाम क्या है, उग्रसेन। और अन्य नाम क्या है, सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक का मतलब होता है संपूर्ण क्षत्रिय का नाश करने वाला, क्षत्रिय जाति का नाश करने वाला। इसने क्या किया भैया, पूरे क्षत्रिय का नाश कर दिया। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, सर्वछत्रांतक। और एकराट, एकराट उसे कहते हैं जिसकी सीमा चारों दिशाओं में समान रूप से फैली हो। जैसे अगर मैं कहूँ ये दिशाएं हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों दिशाएं क्या हैं, समान रूप से क्या किया उसने, राज्य विस्तार किया चारों दिशाओं में, उसे क्या कहेंगे, एकराट कहेंगे। क्या कहेंगे, एकराट कहेंगे। भार्गव, भार्गव को इस भाषा में आप समझिए, इसे ही कहते हैं क्या, इसका इसे ही कहते हैं, इसे ही माना जाता है भैया पुराणों में महापद्म नंद को क्या कहते हैं, परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, भार्गव।
तो आपसे कहेगा भैया पुराणों में इसे क्या कहा गया है, पुराणों में इसे, पुराणों में भैया परशुराम का दूसरा अवतार। परशुराम जानते हैं कौन है, बता रहा हूं मैं कहानी इनके बारे में। परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है, परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है, दूसरा अवतार बताया गया या फिर कहा गया है। और यहाँ से मैंने जो लाइन लिखे है बहुत ज़रूरी है और हर एक लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन आए। आपसे कहेगा परशुराम का दूसरा अवतार किस शासक को कहते हैं, महापद्म नंद को कहते हैं। उग्रसेन किस शासक को कहते हैं भैया, महापद्म नंद को कहते हैं। तो ऐसे आपको भैया उपनामों से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हमने कहा उग्रसेन का मतलब क्या होता है, उग्र सेना रखने वाला, मतलब एक अच्छी खासी सेना रखने वाला। सर्व छत्रांतक का मतलब क्या होता है, क्षत्रियों का नाश करने वाला। एक राट का मतलब होता है चारों दिशाओं में समान सीमा फैलाने वाला। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सर्व छत्रांतक मतलब क्या होता है, क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला। एक बार सभी लोग बताएंगे, सबको अच्छे समझ में आ रहा है। यस सर। सर्व छत्रांतक मतलब क्या होता है, क्षत्रियों का नाश करने वाला। उग्रसेन का मतलब क्या होता है, उग्र सेना या फिर अच्छी खासी सेना रखने वाला, मतलब तादाद में क्या है, सेना बहुत ज़्यादा संख्या में है। और परशुराम का दूसरा अवतार कहाँ कहा गया, इसको पुराणों में कहा गया है। थोड़ा सा मैं परशुराम के बारे में बताऊं। आप जानते हैं भैया परशुराम क्या है, बड़े ही गुस्सा वाले व्यक्ति हैं, है ना परशुराम। और ऐसा कहा जाता है परशुराम ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने क्या किया, 21 बार, मतलब भैया 21 बार क्या किया, पृथ्वी को वीरों से खाली कर दिया। अकेले ही पूरे क्षत्रियों का क्या कर दिया, इन्होंने संहार कर दिया। 21 बार पृथ्वी क्या हो गई, वीरों से खाली हो गई। किसने किया भैया, परशुराम जी ने क्या किया, सभी वीरों को क्या किया, मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है भैया इनके पिता का नाम क्या है, जमदग्नि ऋषि। जो परशुराम जी हैं इनके पिता कौन हैं, जमदग्नि ऋषि। किसके पिता हैं, परशुराम के पिता हैं। उनके पास एक गाय हुआ करती थी, कौन सी गाय हुआ करती थी, कामधेनु गाय। तो एक भैया एक शासक आया था, उसने इनके पिता से कहा भैया ये गाय क्या करिए, आप हमको दे दीजिए। ठीक है, शासक का नाम थोड़ा सा मुझे कम याद आ रहा है, तो बता देता हूँ उनका नाम, जमदग्नि ऋषि। परशुराम के पिता का नाम है जमदग्नि ऋषि। तो उनके पास कामधेनु गाय रहती है। तो एक शासक आता है, कहता है कि ये गाय आप हमको दे दीजिए। तो पिताजी क्या करते हैं, इनको मना कर देते हैं। तो शासक इनके पिता की हत्या कर देता है। इसी वजह से परशुराम क्या होते हैं, एकदम गुस्सा हो जाते हैं और 21 बार धरती क्या करते हैं, पूरा का पूरा वीरों से खाली कर देते हैं। वही कौन है, परशुराम। तो महापद्म नंद को पुराणों में क्या कहा गया है, परशुराम का दूसरा अवतार माना गया है। अरे आप देखे होंगे जब भगवान श्री राम क्या करते हैं, शिव धनुष तोड़ देते हैं, तो गुस्सा होकर कौन आते हैं, परशुराम जी आते हैं ना, फरसा लेके अपना। हाँ वही टंगारी है, फावड़ा उसको बोलते हैं, फरसा, परशुराम जी का फरसा। और यही आप महाभारत में आप देखोगे तो परशुराम के 2 ही 3 शिष्य रहते हैं। कौन, एक तो कौन, द्रोणाचार्य रहते हैं, एक कर्ण और एक भीष्म पितामह। यही 3 क्या हैं, परशुराम जी के क्या हैं, शिष्य। तो बातें समझ में आई। अब देखो भैया महापद्म नंद का एक भैया अच्छा मित्र रहता है, परम मित्र जिसे आप कह सकते हैं। इनका एक परम मित्र है। परम मित्र कौन है पता है, पाणिनि। पाणिनि का नाम सुने कि नहीं आप लोग। और पाणिनि ने क्या लिखा है, अष्टाध्यायी लिखा है। पाणिनि है किसके समकालीन है, महापद्म नंद के। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा महापद्म नंद के समकालीन कौन है, तो पाणिनि। ये क्या है, परम मित्र है किसका, महापद्म नंद का। और पाणिनि क्या है, महापद्म नंद के समकालीन है, महापद्म नंद के समकालीन, महापद्म नंद के समकालीन। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, महापद्म नंद के समकालीन। जैसे आपसे कहता है ना क्वेश्चन, आप देखे होंगे घनानंद के समकालीन या फिर सिकंदर के समकालीन कौन है, तो घनानंद। जब घनानंद का शासन रहेगा तो उसी समय कौन आएगा, सिकंदर आएगा। अभी कहानी जस्ट आएगी सिकंदर की। आज हम सिकंदर के बारे में लगभग पूरी की पूरी कहानी जानेंगे। ठीक है, चलो। महापद्म नंद के समकालीन कौन हुआ, पाणिनि। और पाणिनि क्या है, महापद्म नंद का क्या है, परम मित्र है। और आप जानते हैं भैया पाणिनि की पुस्तक कौन सी है, अष्टाध्यायी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी क्या है, हिंदी व्याकरण की पहली पुस्तक। हिंदी व्याकरण की पहली पुस्तक यहाँ पे लिख सकते हैं, हिंदी व्याकरण की पहली पुस्तक, हिंदी व्याकरण की पहली पुस्तक। अगर आपसे कभी पूछे हिंदी व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है, अष्टाध्यायी। किसने लिखा है, पाणिनि ने लिखा है। और पाणिनि किसका परम मित्र है, महापद्म नंद जी का परम मित्र है। और महापद्म नंद का अन्य नाम क्या है, उग्रसेन, सर्वछत्रांतक, एकराट और भार्गव। और क्या मिलता है, भार्गव मिलता है।
और हमने कहा नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? महापद्म नंद है। और यही क्या है? नंद वंश का संस्थापक भी है। क्या होता है? नंद वंश का संस्थापक भी होता है। अब इसी के बाद आएगा कौन? घनानंद। कौन आएगा? घनानंद। और घनानंद क्या है? नंद वंश का अंतिम शासक है। और यही क्या करेगा? चाणक्य की बेइज्जती करेगा। चाणक्य को क्रूरता से, अपने साम्राज्य से उनकी बेइज्जती करके उनको क्या करेगा? निर्वासित कर देगा। अभी मैं थोड़ा सा कहानी बताऊंगा कि चाणक्य यहाँ क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, क्या बातें होती हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपने महापद्म नंद के बारे में जान ली। जो इससे क्वेश्चन, हाँ भैया, राजधानी अगर आपको लिखना है तो राजधानी क्या थी? पहले पाटलिपुत्र थी, तो इसकी भी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। अगर आपसे कहे भैया नंद वंश की राजधानी क्या रही है, तो पाटलिपुत्र लिख लीजिए आप, पाटलिपुत्र। अष्टाध्यायी को कहते हैं हिंदी व्याकरण की पहली पुस्तक। ठीक है, घबराओ मत, आप नोट कर लो। ठीक है, तो पाटलिपुत्र क्या है भैया? किसकी राजधानी है? नंद वंश की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। हमने कहा पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन करता है। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन करेगा? उदयन करेगा, और उदयन अपनी राजधानी बनाएगा। ठीक है, बाद में जब शिशुनाग आएगा तो राजधानी कहाँ बना देगा? वैशाली। लेकिन जो शिशुनाग का पुत्र आएगा कालाशोक, तो पुनः राजधानी क्या बना देगा? पाटलिपुत्र। और तब से राजधानी पाटलिपुत्र ही चलती आ रही है। और नंद वंश में आएगा महापद्म नंद, वो भी राजधानी क्या रखेगा? अपनी पाटलिपुत्र ही रखेगा। हमने कहा पाटलिपुत्र की स्थापना गंडक नदी, सोन नदी और गंगा नदी के तट पे करता है ना। इतनी बातें सबको पता है। आगे चलूँ मैं? नोट हो गया? पीछे बताएंगे एक बार, आगे चलूं? चलो अगला पेज लेते हैं। अब महापद्म नंद के बाद गद्दी पे कौन बैठेगा? घनानंद बैठेगा। कौन आएगा? घनानंद। तो अब हम देखेंगे क्या भैया? घनानंद। किसके बारे में पढ़ेंगे? घनानंद के बारे में पढ़ेंगे। चलो थोड़ा सा घनानंद के बारे में देखते हैं भैया। घनानंद का बात करेंगे अन्य नाम की। किसके भैया? अन्य नाम की। तो घनानंद को भैया क्या कहते हैं? अग्रमीज कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या मिलता है? अग्रमीज मिलता है। अग्रमीज, ध्यान से लिखना। घनानंद का अन्य नाम क्या मिलता है आपको? तो अग्रमीज मिलता है। जब भी कहे अग्रमीज किसका नाम है, तो घनानंद का नाम है। और हमने कहा भैया घनानंद क्या है? एक क्रूर शासक है। क्रूर, और भैया क्या है? यह एक क्रूर और भैया क्या है? उदंड शासक है। क्रूर और उदंड शासक है। क्रूर और उदंड शासक। उदंड का मतलब जिसे कहते हैं जिसको पैसे बुद्धि और क्या कहते हैं, शिष्टाचार कुछ पता नहीं है। ठीक है, ये क्या है? एकदम उदंड शासक है। उदंड शासक है। उदंड शासक है। थोड़ा सा समझना बात। अभी आपको जब सिकंदर में पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, वहां पे मैं और क्लेरिफाई कर दूंगा, थोड़ा समझना। जो घनानंद के पास आते हैं कौन? चाणक्य। इसको सतर्क करने के लिए आते हैं कि सिकंदर भारत में आने वाला है। ठीक है, सिकंदर भारत में आने वाला है। बात क्या रहती है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैप के माध्यम से समझाता हूँ, थोड़ा समझना। और मैंने कहा 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद कहाँ है? भारत के बाहर है। अगर आप इंडिया का मैप देख पाओगे, अगर हल्का सा आप नोटिस करो, क्या हो गया? देखो भैया, अगर हल्का सा आप भारत का मैप देख पाओ तो यहाँ पे क्या है? 2 स्थल भारत के बाहर है, कंबोज और कौन सा? गांधार और क्या? कंबोज। गांधार और कंबोज। गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाटक। तो 2 स्थल क्या है? भारत के बाहर है। ठीक है, अब तक्षशिला के प्रोफेसर कौन है? चाणक्य। मान लो ये कौन सा है? कंबोज है। ये कौन सा है? गांधार। तो गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। और यहीं पे प्रोफेसर कौन रहते हैं? चाणक्य। यहीं पे कौन रहते हैं? चाणक्य रहते हैं। तो चाणक्य को कुछ गुप्तचरों के माध्यम से ये पता लगता है कि सिकंदर क्या करने वाला है? भारत पे आक्रमण करने वाला है। और उस समय यहाँ पे क्या है? पूरा का पूरा मगध का शासन है। इस वाले इलाके पे पूरा का पूरा क्या है? मगध। और हमने कहा उस समय सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? मगध। और मगध की गद्दी पे कौन बैठा है? घनानंद। अब जो ये घनानंद है, ये घनानंद कहाँ का शासक है? यहीं का शासक है। तो इनको ये दिमाग, मतलब ये सोचते विचारते हैं और सोचते हैं भैया इस समय देखा जाए भारत में सबसे प्रतापी शासक कौन है, तो बात निकल के आती है कि घनानंद क्या है भैया? सबसे प्रतापी शासक है। तो चाणक्य और उनके कुछ जो सगे संबंधी रहते हैं और जो उनके क्या रहते हैं भैया, जानने मानने वाले रहते हैं, यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा बात विचार करते हैं कि कैसे चीज, मतलब घनानंद को बताया जाए चल के। तो कुछ लोग कहते हैं भैया गुरुजी बड़ा वो क्रूर शासक है, वो किसी की बात सुने होने का नहीं। लेकिन तब भी चाणक्य क्या करते हैं? कहते नहीं, एक बार तो हमारा जाना फर्ज है। तो चाणक्य क्या करेंगे? वहां से चल देंगे, तक्षशिला से चलेंगे और भी आएंगे कहाँ? घनानंद के दरबार में। जब वो रास्ते से आएंगे इसके राज दरबार में, तो क्या डायरेक्ट राज दरबार में थोड़ी पहुंच जाएंगे। अब वहाँ पे मार्केट है, वहाँ पे क्या है भैया, मतलब जो बाजार है, जो वहाँ पे नगर है, वहाँ पे क्या विचरण करते हुए आएंगे और देखेंगे घनानंद के शासनकाल में बड़ा भ्रष्ट शासक है, लोगों से मार के जबरन टैक्स वसूलता है। ठीक है, तो घनानंद ये सब देख के बड़ा दुखी होते हैं कि ये शासक किस प्रकार से शासन कर रहा है। तो मान लो तभी चाणक्य आते हैं और इसके दरबार में आएंगे और बताएंगे सारी कहानी की सिकंदर जो है
पश्चिमी इलाके में आ चुका है, हो सकेगा तो भारत पे क्या करे, आक्रमण करे। तो आप क्या करिए, सतर्क हो जाइए। तो घनानंद उनके साथ बहुत क्या करता है, बस सुलूकी करता है, कहते हैं भैया बड़ा अभद्र व्यवहार करता है, उनको धक्का भी दे देता है, जिनसे उनकी शिखा क्या करती है, खुल जाती है। जो चाणक्य हैं वो क्या रहते हैं, चूंडी बड़ी बड़ी क्या रखते हैं, चोटी रखे हैं, और वही शिखा क्या होती है, उनकी खुल जाती है। और कहते हैं कि ऐसा वहीं से क्या करते हैं, वो संकल्प लेते हैं कि जब तक मैं घनानंद तुम्हारे साम्राज्य का मूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा को बांधूंगा नहीं। ठीक है, तो ये कहानी कहाँ रहती है भैया, इसके समय की कहानी है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे सिकंदर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, घनानंद के, किसके शासनकाल में, घनानंद। क्या हुआ, हाँ आक्रमण किया सिकंदर, आक्रमण सिकंदर किया, अभी मैं बताऊंगा। अरे मैं बताऊंगा सारी कहानी ना, मैंने कहा कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, बस जो क्वेश्चन में बन रहा है मैं उसको समझाने के लिए बस आपको पॉइंट बता रहा हूँ बस। जब भी आपसे कहेगा भैया सिकंदर का आक्रमण किसके समय में हुआ, तो क्या बताएंगे, घनानंद का। सिकंदर का आक्रमण इसी के समय हुआ, सिकंदर का आक्रमण। और सिकंदर आक्रमण भारत पे करेगा कब, 326 बीसी में। कब करेगा, 326 बीसी में करेगा। अरे हमने, आप यहाँ पे आइए, अब आपको यहाँ समझ में आएगा। देख रहे हो 323 तक शासनकाल किसका है, नंद वंश का है। और इसी के बीच, अब इसमें से 326 नहीं आएगा, बीसी में चल रहे हैं हम ना। अरे 26 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 23 आएगा ना। तो 26 में ही कौन कूद गया, सिकंदर आ गया। तो सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी में इसी के शासनकाल में हुआ। इसी के मतलब किसके, घनानंद के, इसी के शासनकाल में हुआ, इसी के शासनकाल में हुआ, इसी के शासनकाल में हुआ। ये आप नोट करेंगे। और सिकंदर आएगा भारत में 19 महीने तक रहेगा। कितने महीने तक, 19 महीने तक रहेगा। उसके बाद भारत से जाएगा 325 बीसी में। ठीक है ना, 326 के शुरुआत में आ जाएगा और तो 325 के खत्म होने तक जाएगा। लगभग कहते हैं कि 19 महीने तक रहेगा। ये सब बातें हम जस्ट आगे पढ़ेंगे इसके। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे क्या, थोड़ा सा भी हेडिंग बनाएंगे सिकंदर और मौर्य साम्राज्य, तो हम वहाँ सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। तो सिकंदर का आक्रमण, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिकंदर का आक्रमण किसके समय में हुआ, घनानंद के समय में हुआ। अब देखो इसे क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछता है। जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो भारत की राजगद्दी पे कौन सा शासक था, कौन सा था, घनानंद था। कौन सा था, सिकंदर जब आक्रमण करने वाला था, इसकी सूचना घनानंद को कौन देने गया था, चाणक्य देने गया था। कौन देने गया था, चाणक्य देने गया था। सिकंदर के आक्रमण की सूचना, ऐसे लिखना, सिकंदर के, ये सिकंदर का आक्रमण हो गया, सिकंदर के आक्रमण की सूचना, सिकंदर के आक्रमण की सूचना, अच्छे से लिख दूं मैं थोड़ा सा, सिकंदर के आक्रमण की सूचना, सिकंदर के आक्रमण की सूचना घनानंद को चाणक्य देने गए। कौन देने गया था, तो चाणक्य देने गए, चाणक्य देने गए। और चाणक्य का अन्य नाम क्या है, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। इन्हें क्या कहते हैं, चाणक्य को क्या कहते हैं भैया, इन्हें कहते हैं विष्णुगुप्त। इनका ही नाम क्या होता है, विष्णुगुप्त होता है, विष्णुगुप्त। और इन्हें क्या कहते हैं भैया, और क्या कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं। और क्या कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं। और क्या कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं। और यही जब यहाँ से जाएंगे तो रास्ते में देखेंगे एक बच्चा यहाँ पे बैठा है और उसके कुछ क्या हैं, दोस्त हैं, बगल बगल बैठे हैं। और ये जो बच्चा है भैया और जो दोस्त हैं एक खेल खेल रहे हैं। कोई बता सकता है कौन सा खेल खेल रहे हैं, नहीं लुका छिपी नहीं, एक खेल खेल रहे हैं। ठीक है, ये लोग एक खेल खेल रहे हैं और इसमें सब लोग आके क्या कर रहे हैं, इसको, इस जो बालक बैठा है यहाँ पे, इसको अपनी समस्या बता रहे हैं। और सबकी समस्या को ये बालक बहुत ध्यान से सुनेगा और अच्छा खासा निर्णय देगा। यही पूरा का पूरा खेल देखते हैं कौन, चाणक्य देखते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा क्या है, बहुत ही क्या है भैया, डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, देखते हैं भैया इसकी निर्णायक क्षमता क्या है, बड़ी अच्छी है। और सिकंदर इस बालक से मोहित होते हैं और वही कौन रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य रहता है। और ऐसा कहते हैं कि चाणक्य उससे पूछते हैं उसकी मम्मी का नाम, तो बताता है मेरी मम्मी का नाम मूरा है। क्या, मूरा। तो वो जाके मूरा से, ऐसा कुछ किताबों में मिला है कि 8 कारसपण, पहले जो मुद्रा चलती थी उसको बोलते थे कारसपण। क्या बोलते थे, कारसपण। 8 कारसपण इसकी मम्मी को देते हैं और बालक को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। ऐसा मिलता है कुछ, लेकिन जो बुक है प्रमाणिक ऐसी बुक नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भैया, लगभग मान लो कि 8 कारसपण में क्या किया, चाणक्य ने उसको खरीद लिया। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। और अपने साथ कहाँ लेके जाएंगे, तक्षशिला लेके जाएंगे। तक्षशिला में क्या है, प्रोफेसर हैं वो, तो वो तक्षशिला लेके जाएंगे और वहाँ पे उसकी शिक्षा दीक्षा करेंगे, उसको सारी चीज़ें बताएंगे, उसको सिखाएंगे कैसे राज्य किया जाता है, क्या चीज़ें हैं। तो सारी की सारी शिक्षा दीक्षा क्या कौन सिखाएगा, चाणक्य सिखाएंगे। किसको सिखाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य सिखाएंगे। और वही चंद्रगुप्त मौर्य बाद में आएगा और घनानंद को क्या करेगा,
मार देगा। घनानंद की हत्या करके पूरा का पूरा क्या करेगा, नंद वंश खत्म कर देगा और एक नए वंश की स्थापना करेगा। कौन सा वंश, मौर्य वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, जब आक्रमण किया तो घनानंद मार गए सिकंदर कौन, अरे तो रुको पहले कहानी तो सुनोगे, तुम लोग तो सुनते हो नहीं। अभी इसके बीच में हमने कहा अभी सिकंदर के बारे में पूरी की पूरी मैं कहानी बताऊंगा। ये जो सिकंदर आक्रमण किया अभी घनानंद के पास ये पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि अभी एक आ जाएगा। इसके पहले हमको थोड़ा सा कहानी पढ़ना पड़ेगा, भारत में विदेशी आक्रमण पढ़ना पड़ेगा बीच में थोड़ा सा। इसमें सबसे पहले आएंगे ईरानी, सबसे पहले ईरानी आएंगे और ईरानियों में सबसे पहला शासक आएगा डेरियस प्रथम। कौन आएगा, डेरियस प्रथम। वो आएगा भैया 331 ईस्वी में। कब आएगा, सॉरी ये आएगा 516, जो 516 बीसी है, 516 बीसी में, थोड़ा इसके और पहले आएंगे। ठीक है, डेरियस प्रथम आ जाएगा उस समय। कौन आ जाएगा, डेरियस प्रथम। वो आक्रमण कर दिया रहेगा। और डेरियस प्रथम ऐसा शासक है जो भारत से बाहर 2 जनपद हैं, कौन कौन सा, गांधार और कौन सा, कंबोज, इस पे वो कब्जा कर लेता है। कौन, डेरियस प्रथम। अब जब सिकंदर आता है कब आएगा 326 में, तो अब 516 बीसी है, तो पहले 516 बीसी आएगा, फिर कौन सा आएगा, 326 आएगा। तो पहले से यहाँ पे शासक किसका हो जाता है, डेरियस प्रथम का रहता है। अब जब सिकंदर आता है तो पहले उसको डेरियस प्रथम से युद्ध करना पड़ता है। अभी कहानी में आगे बताऊंगा तो वहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले आप जो बताया जा रहा है केवल उतना नोट करिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें नोट हो गई। घनानंद क्या है भैया, अन्य नाम क्या है, अग्रमीज। यह एक क्रूर शासक है और उदंड शासक है। इसने क्या किया भैया, इसने चाणक्य को क्या किया था, अपमानित किया था। इसने चाणक्य को अपमानित कर, इसने क्या किया था, चाणक्य को अपमानित कर अपने दरबार से क्या किया, निकाल दिया। अपने दरबार से क्या किया था, निकाल दिया था, अपने दरबार से निकाल दिया। ये बात आप नोट करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें एक बार में नहीं सीख सकते हैं आप। ठीक है ना, आपको लाइन बाय लाइन क्रम से चलना पड़ेगा इतिहास में। जब भी आपसे कहे चाणक्य को किसने भैया बदतमीजी से निकाल दिया, घनानंद ने। चाणक्य को अपमानित करके अपने दरबार से किसने निकाल दिया, तो घनानंद ने निकाल दिया था। और तभी चाणक्य ने क्या किया, ये वचन लिया कि जब तक मैं तुम्हारे साम्राज्य का पूरा मूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा को बांधूंगा नहीं। तो ये आप नोट करेंगे कहानी। और यही घनानंद क्या है भैया, नंदवंश का अंतिम शासक। और घनानंद के बारे में लिख लेना, जब भी आपसे कहे भैया जो नंदवंश का अंतिम शासक कौन है, घनानंद। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से, नंदवंश के यहाँ से, सॉरी वेट क्या, ये लो, यह नंदवंश का अंतिम शासक है। नंदवंश का अंतिम शासक, नंदवंश का अंतिम शासक। तो नंदवंश का अंतिम शासक कौन हो गया, घनानंद। नंदवंश का अंतिम शासक कौन हो गया आपका, घनानंद हो गया। हाँ 21, देखो पूरा का पूरा नंदवंश क्या रहा, पूरा का पूरा 21-22 साल तक रहा। तो कुछ शासन महापद्म नंद ने किया, कुछ उसके बाद कौन किया, घनानंद ने किया, जो टाइम पीरियड बचा। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर जो भी शासन किया है वो वही मिला। सेपरेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हमने कहा शासनकाल से बहुत कम क्वेश्चन बनता है, तो शासनकाल साथ में लेकर चलना जरूरी होता है कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं इतिहास में, ये जानने के लिए। ठीक है, तो जो चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी वो हमने हाईलाइट कर दिया है। कहाँ पे, अरे तक्षशिला के प्रोफेसर हैं ना ये। अरे मैंने अभी आपको फिगर बनाया था। तो ईरानी, हाँ, चाणक्य से पहले के कहीं घबरा रहे हो आप कहीं घबरा रहे हो, उसके लिए मैं आगे कहानी चल रहा हूँ। अभी आप एक हेडिंग बनाएंगे अलग से। हेडिंग क्या बनाएंगे, सिकंदर और मौर्य साम्राज्य। अब आपको कहानी सारी बताई जाएंगी। हाँ, आप हेडिंग बना लेना, सिकंदर और मौर्य साम्राज्य। थोड़ी सी कहानी में बता दूंगा, बाकी कल बता दूंगा। ठीक है, सिकंदर और मौर्य साम्राज्य, सिकंदर और मौर्य साम्राज्य। थोड़ी सी कहानी सुन लेना, बाकी कल। ठीक है, सिकंदर और मौर्य साम्राज्य, सिकंदर और मौर्य साम्राज्य। हेडिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, सिकंदर और मौर्य साम्राज्य, सिकंदर और मौर्य साम्राज्य, ये आपकी हेडिंग हो गई। आप थोड़ा सा देख लेना, आउटलाइन में दिमाग में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो कल मैं यही पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो देखो, अगर आप भारत देख पाओगे सेम ऐसे, इधर की तरफ क्या है आपका, ईरान, इराक, जो भी पढ़ेंगे सब स्थलीय देश कहाँ पढ़ेंगे, इधर ही पढ़ेंगे। और हमने कहा 2 स्थल हैं आपके भारत की सीमा से बाहर, एक है कंबोज, एक है कौन, तक्षशिला। कौन है कंबोज और तक्षशिला। थोड़ी सी कहानी सुन लेना, आपका सभी का सभी क्वेश्चन के आंसर क्या होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं। अब तक्षशिला का प्रोफेसर कौन है, चाणक्य जी हैं।
और हमने कहा सबसे पहले ईरानी आक्रमण करेंगे, और ईरानी में सबसे पहले आक्रमण कौन करेगा? डेरियस प्रथम करेगा। कौन करेगा? डेरियस प्रथम करेगा। अब डेरियस प्रथम ने जब यहां पे आक्रमण किया, डेरियस प्रथम क्या करेगा? यहां पे आक्रमण करेगा। अब यहां पे एक शासक है, यहाँ पे एक शासक है, थोड़ा सा उनका नाम मैं बता दूं आपको। डेरियस प्रथम एक शासक, एक डेरियस प्रथम के बाद एक शासक वहां पे हुआ है, थोड़ा सा उसका नाम नहीं याद आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, यहाँ पे मान लो इधर पूरा का पूरा क्या है? मगध साम्राज्य है। यहाँ पे किसी का शासन नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है? 16 महाजनपद है। उसमें से 2 महाजनपद कौन सा है? एक यहाँ पे क्या है? कंबोज, और यहाँ पे कौन सा है? गांधार। तो जब डेरियस यहाँ पे आक्रमण करता है, पूरा ये वाला जो इलाका होता है इधर का, जहाँ पे आपका झेलम नदी है, चिनाब नदी है, ब्यास है, सतलज, सब नदी यहाँ पे है ना, ऊपर वाले इलाके में। तो यहाँ पे जब डेरियस आक्रमण करेगा पूरा भैया, तो डेरियस 516 में आक्रमण करेगा। कब करेगा? 516 BC में आक्रमण करेगा। और डेरियस कौन है? ईरानी है। कौन है? ईरानी है। एक भैया वहाँ पे साम्राज्य रहता है, उसको बोलते हैं हखामनी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? हखामनी साम्राज्य। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हखामनी। कौन सा होता है? हखामनी साम्राज्य। हखामनी साम्राज्य वंश का कौन होता है? डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम, डेरियस फर्स्ट, यही आक्रमण करता है। और यहाँ पे जो ये वाली जमीन होती है, इधर वाली, भारत के पश्चिम वाली, ठीक है, पश्चिमोत्तर एक तरीके से आप कह सकते हैं, पश्चिमोत्तर। और जो भारत के बाहर 2 जनपद रहता है, कौन कौन सा? एक कंबोज और एक तक्षशिला। यहाँ पे ये पूरे इलाकों को कौन जीत लेगा? डेरियस जीत लेगा। कौन जीत लेगा? डेरियस जीत लेगा। अब इसके बाद सिकंदर आएगा। ये तो 516 में आया, और सिकंदर कब आया? 326 में आया। अब सिकंदर को अगर भारत में आना है तो इसी इलाके से आएगा। और यहाँ पे पूरा का पूरा शासक किसका है? डेरियस प्रथम के हाथ में है। और डेरियस कौन है? ईरानी है। लेकिन सिकंदर आपका क्या है? बताओ। सिकंदर आपका यूनानी शासक है। ये क्या है? ये यूनानी है। और डेरियस प्रथम क्या है? ईरानी है। ये क्या है भैया? ईरानी शासक है। कौन सा शासक है? ईरानी शासक है। तो वो ईरानी शासक का पूरा क्या रहता है? यहाँ पे कंट्रोल रहता है। अब सिकंदर पहले आएगा तो डेरियस से युद्ध करेगा। किससे युद्ध करेगा? डेरियस से। 326 में आएगा तो डेरियस से ही पहले युद्ध करेगा, और डेरियस को हरा देगा। डेरियस को क्या करेगा? हरा देगा। अब जो भैया कौन है? प्रोफेसर चाणक्य जी हैं। अब ये हमने कहा ना, वो जो बच्चा है चंद्रगुप्त मौर्य, उसको लेके निकल दिए हैं सूचना देके कि सिकंदर आया था। कब? 326 ईस्वी में सिकंदर आया, और इसने क्या किया? डेरियस प्रथम को हरा दिया। अब पक्का भारत में आक्रमण करने वाला है, जान लेना। अभी तो जो 2 जनपद हैं ये क्या है? भारत की सीमा से बाहर ही हैं। हमने कहा भारत की सीमा से क्या है? बाहर है। अब जब सिकंदर ने यहाँ पे डेरियस प्रथम को पूरा का पूरा ये वाला इलाका हरा दिया, इधर का इलाका बचा है। अब सिकंदर यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ पे कौन सी नदी है? ब्यास नदी है। आप सुने होंगे सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से क्या करती है? मना कर देती है। अब मना क्यों करती है? क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला मैं बनाऊँ अगर भाग, यहाँ पे मान लो सिकंदर की सेना कैंप लगा के सो रही है, तो चाणक्य जी क्या करते हैं? ये भेष बदल के जाते हैं सैनिकों का, और वो जो छोटा सा बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य उसको साथ में लेके, और यहीं भैया टेंट में घुस जाते हैं रात में 12 बजे। सब सैनिक सो रहे हैं, और वहीं कह देते हैं आज तक जितने लोगों ने ब्यास नदी में पैर रखा है उनकी मृत्यु हो गई। बोल के चल दिए। अब इस टेंट में से निकले, यहाँ पे चल दिए, उसके बगल लेट गए भैया। फिर ऐसे बोल दिए 2-3। अब सबको भैया सैनिकों में पूरा का पूरा अफवाह फैल गया कि जो भी ब्यास नदी पार करेगा आज नहीं तो कल मर जाएगा। या फिर ऐसी अफवाह फैल गई भैया जो पैर नदी में रखेगा उसका पैर सड़ जाएगा, या फिर पैर गल जाएगा। ऐसी पूरी की पूरी अफवाह सिकंदर की सेना में फैल गई। तो सैनिकों ने, एक तो भैया यहाँ पे अफवाह ये फैल गई कि पूरा भैया ब्यास नदी को पार नहीं, ब्यास उसमें क्या थी? ब्यास नदी में पानी बहुत ज़्यादा था, तो ब्यास नदी अपने उफान पे थी। अब नदियों का पानी देख के सैनिकों की हालत वैसी पतली थी, और अफवाह फैल गई भैया कि जो अगर एक बार नदी में हिल गया, अगर निकल गया तब भी मर जाएगा। तो इसकी सेना ने क्या किया कि हम सिकंदर से कह दिया कि भैया हम ब्यास नदी पार नहीं करेंगे। सिकंदर का हौसला वैसे ही टूट गया, और कहते हैं ना सिकंदर क्या है? विश्व विजेता है। लेकिन अगर आप देख पाओगे तो सिकंदर वास्तव में पूरे भूखंड का 5% हिस्सा जीत पाया है। कितना परसेंट? 5%। लेकिन तब भी क्या है? विश्व विजेता है सिकंदर। 5% बस, पूरे भूभाग का 5% जीता है सिकंदर। हाँ, अब देखो अब क्या कहते हैं यहाँ पे सिकंदर के बारे में विशेष जो कहानी, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम बनता है बस वही पढ़ना है, ठीक है? पूरा डिटेल नहीं लेना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा सिकंदर के पिता का नाम, माता का नाम, उसके घोड़े का नाम। उसके घोड़े का नाम क्या है? बहुकेफला, नाम सुने होंगे आप लोग। उसके घोड़े का नाम होता है बहुकेफला। सिकंदर पूरा अभियान, पूरा विजय अभियान इसी घोड़े पर बैठ के करता है, और लास्ट में जब उसके घोड़े की मृत्यु भारत में ही हो जाएगी, ठीक है? जब उसके घोड़े की मृत्यु भारत में हो जाती है तो सिकंदर उसी के नाम से बहुकेफला नगर और निकैया नगर, 2 नगर बसाएगा। कहाँ पे? भारत में बसाएगा। किसके नाम से? अपने घोड़े के नाम से। उसका नाम क्या है? बहुकेफला, ठीक है? तो सारी कहानी आगे हम देखेंगे। मान लो आज तो टाइम हो गया है, कल देखेंगे, ठीक है ना? तो कल हम क्या पढ़ेंगे?
सिकंदर और मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जब यहाँ पे सिकंदर आएगा तो यहीं पे क्या हो जाएगा, डेरियस प्रथम को हरा देगा। उसके बाद 19 महीने तक कहाँ रहेगा, भारत में रहेगा। और वहीं पे यहीं पे कौन सी नदी रहेगी, झेलम नदी है। कौन सी नदी है, झेलम नदी है। और यहाँ पे झेलम और चेनाब नदी, इधर मान लो झेलम हो गई, इधर चेनाब हो गई, बीच में जो स्थल है इसी पे एक राजा का शासक रहता है, उनका नाम है राजा पुरु। नाम सुने होंगे, राजा पोरस जिसे कहते हैं। तो यहीं पे एक युद्ध होगा जिसे क्या कहेंगे, झेलम का युद्ध। और झेलम को हमने कहा ऋग्वेद में क्या, सॉरी जो ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं झेलम, उसका नाम क्या है, वितस्ता। झेलम का नाम क्या है, वितस्ता। और इसे कहते हैं हाइडेस स्पीच का युद्ध। तो यहीं पे हाइडेस स्पीच का युद्ध होगा, किसके किसके बीच, सिकंदर और पोरस के बीच होगा। तो सिकंदर क्या करेगा, पोरस को हरा देगा। लेकिन पोरस क्या है, एक वीर शासक है। पोरस क्या भैया, एक वीर शासक है। जब सिकंदर उसको पोरस को बंदी बना लेगा, अब भैया मान लो दरबार लगा है पूरा, ये मान लो सिकंदर यहाँ बैठा है, पूरे इसके मंत्री, पूरा दरबार लगा है। अब यहाँ पे राजा पोरस को क्या किया जाएगा, बंदी बना के पेश किया गया है। तब सिकंदर कहता है पोरस से, बताओ पोरस अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तब पोरस कहता है कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ करता है, मेरे साथ सेम वही किया जाए। अब यहीं पे सिकंदर की पत्नी बैठी है, उसका नाम है रेक्सोना। क्या नाम है, रेक्सोना। अब रेक्सोना भैया पोरस की बहादुरी देख के मुस्कुरा देती है। अरे जब किसी राजा के दरबार में पोरस है, भैया राजा पोरस भारतीय राजा है। अब सिकंदर ने कहा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। अब यहीं पे रेक्सोना बैठी है, मान लो ये पूरा दरबार लगा है, यहाँ पे एक सीट है, रेक्सोना यहीं पे रानी इसकी बैठी है। और इसने पोरस को देख के मुस्कुरा दिया। सिकंदर गुस्सा लग गया, अरे रानी हमारी इसको देख के मुस्कुरा रही है, क्या बात है। तब वही सिकंदर गुस्से में कहता है, चलो रेक्सोना उठो और सिकंदर को राखी बांधो, सॉरी पोरस को राखी बांधो। तब सिकंदर के कहने पे जो रेक्सोना होती है वो क्या करती है, राजा पोरस को राखी बांधती। ठीक है, इतना गुस्सा, इतना गुस्सैल था सिकंदर। ठीक है, केवल इसको देख के मुस्कुरा दी थी कि भैया हाँ चलो बड़ा अच्छा शासक। ऐसे करती हैं लड़कियां ना, ऐसे तो ऐसे करके मुस्कुरा दी होंगी। सिकंदर को गुस्सा लग गया तो सिकंदर को गुस्सा लग गया फिर, तो उसने क्या किया, राखी बंधवा दिया। किसको, राजा पोरस को राखी बंधवा दिया। तो कल सारी कहानी देखेंगे और पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या देखेंगे हम, सिकंदर और मौर्य साम्राज्य। सिकंदर के बारे में जैसे थोड़ा सी कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा क्या शुरू हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य। देखो कैसे शुरू होगा। सिकंदर 326 में भारत में आएगा और 325 में क्या करेगा, भारत से चला जाएगा। लगभग 19 महीने तक कहाँ रहेगा, भारत में रहेगा। इसके 2 साल बाद लगभग आप देख पाओगे तो 323 में सिकंदर की मृत्यु हो जाएगी। 323 में सिकंदर की मृत्यु हो जाएगी और इसके बाद आपका मौर्य शासन शुरू हो जाएगा। मतलब 322 से लेके 185 बीसी तक, हमने कहा था पूरा का पूरा मगध याद करो, 544 से लेके 185 तक कौन है, मगध है। तो आप देख पाओगे लगभग मगध पे जो प्रमुख राजवंश से खत्म हो जाएंगे। मौर्य वंश जब शुरू होगा 322 से 185 बीसी तक क्या रहेगा, पूरा का पूरा मौर्य वंश रहेगा। तो कल हम लोग क्या देखेंगे, यही मौर्य वंश और सिकंदर। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। क्या हो गया।